ओके, होपफुली कि आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा और कल की क्लास में हम लोगों ने एवोल्यूशन के बारे में स्टडी किया था, जहाँ पर आपको बेसिक जो आइडियाज़ थे कि किस तरीके से लाइफ की ओरिजिन हुई, किस तरीके से हुआ यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, कैसे आपके सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। जहाँ पर हम लोगों ने 2 थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा था। एक तो आपका एक्सपेरिमेंट था, दैट इज़ द मिरर का एक्सपेरिमेंट, और एज़ वेल एज़ हम लोगों ने ओपेरिन का प्रिंसिपल पढ़ा, थ्योरी पढ़ा था, जिसके थ्रू आप लोगों ने जाना कि कैसे 2 फेज़ में, दैट इज़ द केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो इवोल्यूशन हुआ उसके थ्रू किस तरीके से लाइफ जो है फॉर्म हुई। फर्स्ट टाइम पे किस तरीके से लिविंग सेल्स बना, कैसे इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, ढेर सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर के लिविंग सिस्टम वाले सिस्टम का फॉर्मेशन किए, और वो कई सारे लेवल के लिविंग सिस्टम मिल करके कंबाइन होकर के एक सेलर ऑर्गेनाइजेशंस का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से आपका लिविंग सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और इसके साथ साथ में फिर आपको पढ़ाया गया कि कब आपका जो पहली सेल्स बनी उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, प्रोकैरियोटिक था कि यूकैरियोटिक था, फोटोट्रॉप था या ऑटोट्रॉप था, क्या था, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई। सो उसी सीक्वेंस में आज हम लोग बेसिकली इवोल्यूशन के दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ द ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस के टाइप्स हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे स्पीसीज़ का जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो भी आपके इवोल्यूशंस के रिगार्डिंग में थ्योरीज़ दी गई हैं उन थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास थोड़ी लेंदी हो सकती है और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको सी एस आई आर के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज की क्लास को। इससे पहले कि मैं ये वीडियो को क्लोज कर देता हूँ और आपकी स्लाइड अब आपको दिखने लगी होगी। ओके, सो बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ द ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस के बारे में कि किस तरीके से जो चीज़ कल आपको पढ़ाई गई उनका क्या आगे टाइप्स है। ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप टेक्सोनॉमी के जो कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में आप जान लीजिए। सो टेक्सोनॉमी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपको क्लासिफिकेशंस के रिगार्डिंग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। यहाँ पे टेक्सोनॉमिकल या टेक्सोनॉमी कैटेगरी एक वर्ड आता है, जिसको आप टेक्सा के नाम से क्या करते हैं जानते हैं, टेक्सा और रैंक। जब आप किसी भी सिस्टम का मतलब लेवल का या कि उसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे एक तो आपका होता है किंगडम, इसके बाद आपका होता है लाइक एज अ फाइलम, और इसके बाद आपका होता है लाइक एज अ क्लास, इसके बाद आपका होता है ऑर्डर, इसके बाद आपका होता है दैट इज़ द फैमिली, इसके बाद आपका होता है दैट इज़ द जीनस, इसके बाद नेक्स्ट आपका होता है स्पीसीज। ये जितने भी टर्म्स आपको मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये इकोलॉजिकल मीन्स इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट में इनको बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक क्या है, रैंक है। ये एक तरीके क्या है, रैंक है। और रैंक का मतलब होता है कि ये एक कैटेगरी को या एक लेवल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे किंगडम हो, चाहे फाइलम हो, चाहे क्लास हो, या फिर आपका ऑर्डर हो, या फिर आपका फैमिली हो, या फिर आपका जीनस हो, या फिर आपका स्पीसीज हो, इसको आप टैक्सोनॉमिकल रैंक या कैटेगरी के नाम से जानते हैं। जिसमें अगर देखा जाए तो ये आपका क्या है, दैट इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर इस तरीके से आपको बताता है। सबसे लोएस्ट लेवल या जो सबसे स्मॉलेस्ट आपका लेवल है वो क्या है, दैट इज़ द स्पीसीज है। स्मॉलेस्ट और लोएस्ट रैंक किसी भी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में या टैक्सोनॉमिकल टैक्सा में रैंक में सबसे जो लोएस्ट वैल्यू होती है किसकी होती है, स्पीसीज की होती है। और हाईएस्ट जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, दैट इज द किंगडम की होती है। तो हाईएस्ट एंड लोएस्ट का कॉन्सेप्ट कभी कभी आपसे पूछा जाता है, हाईएस्ट लेवल या हाईएस्ट रैंक। तो यहाँ पे जितने ये लिखे गए हैं आप एक एक को बेसिकली क्या बोल सकते हैं, टैक्सा बोल सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि स्पीसीज सबसे छोटी चीज़ होती है, और स्पीसीज मतलब कि टू और मोर स्पीसीज को मिला करके बेसिकली जीनस बनता है। कई सारे जीनस ऐसे मिल करके फैमिली बनाते हैं, कई सारे फैमिली मिल करके ऑर्डर बनाते हैं, कई सारे ऑर्डर मिल करके क्लास बनाते हैं, कई सारे क्लास मिल करके फाइलम बनाते हैं, और कई सारे फाइलम मिल करके किंगडम बनाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि एनिमल किंगडम, तो एनिमल क्या है, किंगडम है, उसमें कई सारे फाइलम आपको पढ़ने को मिलते हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, एंडरमेटा, और एक ही फाइलम के कई सारे क्लास पढ़ने को मिलते हैं। एक क्लास के अंदर में कई सारे ऑर्डर होते हैं। और जैसे अगर इसका हम यहाँ पे ट्री बनाएं तो अगर मान लीजिए किंगडम है तो एक किंगडम में मल्टीपल आपके क्या हो सकते हैं, फाइलम हो सकते हैं, लाइक दैट। ऐसे फाइलम हो सकते हैं। फिर एक फाइलम में आपका क्या हो सकता है, मल्टीपल आपके क्या हो सकते हैं, क्लास हो सकते हैं, राइट। और एक क्लास में कई सारा क्या होगा, मल्टीपल आपका फैमिली हो सकता है। और एक फैमिली में आपका क्या हो सकता है, मल्टीपल दैट इज द जीनस हो सकता है।
और एक जीनस में कई सारे आपके क्या हो सकते हैं, दैट इज़ द स्पीशीज़ हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्या बनता है, दैट इज़ अ टैक्सोनॉमिकल ट्री बन जाती है, जिससे कि आपको ये समझ में आता है कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। सो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में जब आपको पढ़ना होगा, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, तो आपको वहाँ पे दिखाया जाएगा कि ये जो इवोल्यूशन हो रहा है वो किसके लेवल पर होता है, स्पीसीज लेवल पर होता है या स्पीसीज से हायर रैंक वाली टैक्सा पे होता है या उससे भी ज़्यादा हायर की बात की जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सपोज जैसे अगर मैं बोलूँ कि कोई एक इवोल्यूशन है जो कि स्पीसीज लेवल पे हो रही है, जिसका मतलब हम लोग बात यहाँ की लिए कर रहे हैं। स्पीसीज से हायर रैंक की अगर बात होगी तो बेसिकली वो जीनस हो सकता है, फैमिली हो सकती है या ऑर्डर हो सकता है, ये सब क्या है, हायर रैंक की बात करते हैं। तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी या टैक्सा या रैंक क्या है, जब किसी भी एनिमल को या जब किसी भी प्लांट को आप उसको बायोलॉजिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं, तो वहाँ पे कुछ जो है वो टर्म्स दिए जाते हैं, जिनको किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज के नाम से जाना जाता है। सभी मतलब ये एक जो आपका चाहे किंगडम हो चाहे फाइलम हो, वो एक बेसिकली टैक्सा को रिप्रेजेंट कर सकता है या टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है या रैंक के नाम से भी जाना जाता है। इस टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू है या जो रैंक है वो किसकी है, दैट इज़ द किंगडम की है। लोएस्ट जो है वो किसकी, दैट इज़ द स्पीसीज की है, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने के बाद अब आपको अगर जो हम पढ़ाएंगे आगे का, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर में, वहाँ पे आपकी चीज़ें यूज होंगी और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट था होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दैट इज़ द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स के बारे में। सो जिससे पहला आपको पढ़ना है दैट इज़ द माइक्रो इवोल्यूशन, जो कि विद इन स्पीसीज होता है। माइक्रो इवोल्यूशंस का मतलब होता है कि बेसिकली एक ऐसा सीरीज या एक ऐसा ग्रुप ऑफ अ चेंज जो कि विद इन स्पीसीज हो रहा हो ड्यू टू द म्यूटेशन या जीन म्यूटेशंस की वजह से, एंड एकुमुलेट हो रहा हो ढेर सारे वेरिएशंस जो कि माइक्रो इवोल्यूशंस को प्रोड्यूस करता है, और जिसमें न्यू वेराइटी या न्यू सब स्पीसीज क्या होती है, फॉर्म होती है। तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ माइक्रो इवोल्यूशन। तो कई सारे टर्म मैंने आपको यहाँ पे यूज कर दिए। नंबर पहला आपको बताया गया सीरीज ऑफ चेंजेस, मतलब कई सारे क्या होंगे आपके यहाँ पे चेंजेस चलते रहेंगे। दूसरा विद इन द स्पीसीज, स्पीसीज के क्या होगा, अंदर होगा। तो सबसे छोटे लेवल पे अगर म्यूटेशंस की बात किया जाएगा तो आप किसको बताएंगे, माइक्रो को बताएंगे। विद इन द स्पीसीज होगा और किसकी वजह से होगा, ड्यू टू जीन म्यूटेशन की वजह से होगा। जब भी किसी स्पीसीज के डीएनए में अगर आपका क्या हो, जीन म्यूटेशंस हो जाए, और ऐसा होने की वजह से क्या होगा, बेसिकली क्या होंगे, वेरिएशंस जो होंगे वो कॉज होंगे, मीन्स वेरिएशंस क्या होंगे, एकुमुलेट होंगे, राइट। और अगर ऐसा होगा तो क्या बनेगा, दैट इज न्यू वेराइटीज एंड सब स्पीसीज क्या होंगी, आपकी फॉर्म हो जाएंगी, सब स्पीसीज। तो इससे क्या समझ में आया कि माइक्रो इवोल्यूशन बेसिकली ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में एक ऐसा टर्म दिया गया है जो कि सबसे लोएस्ट रैंक ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी के लेवल पर होता है। मतलब वह विद इन स्पीसीज होता है, एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में जब उनके जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशंस हो जाए, जीन म्यूटेशंस हो जाए, और ऐसे कई सारे चेंजेस क्या हो, सीक्वेंस वाइज, सीरीज वाइज चलते रहते हैं, तो उसकी वजह से धीरे धीरे होते होते वहाँ पे वेरिएशंस क्या होते हैं, एकुमुलेट हो जाते हैं, और ऐसे वेरिएशंस के एकुमुलेट हो जाने से उसी स्पीसीज का सब स्पीसीज क्या होता है, फॉर्म्ड हो जाता है। तो आपसे सवाल क्या पूछा जाता है कि अगर आपका जैसे सपोज पूछ दिया गया कि फॉर्मेशन ऑफ सब स्पीसीज फ्रॉम स्पीसीज इज ड्यू टू, किस काइंड के ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की वजह से सब स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, तो आपको माइक्रो, मैक्रो, मेगा, प्रोग्रेसिव, ये सारे एग्जांपल आपको वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। या दूसरा सवाल आपका बन सकता है कि विद इन द स्पीसीज होने वाले इवोल्यूशन को आप क्या टर्म यूज करेंगे, मतलब एक ही स्पीसीज के अंदर में के ऑर्गेनिज्म में होने वाले जो चेंजेस होंगे या जो इवोल्यूशंस होंगे उनके लिए आप क्या टर्म यूज करते हैं, तो आप उस टाइम पे आंसर देते हैं दैट इज द माइक्रो इवोल्यूशन। सो माइक्रो का मतलब है बहुत छोटे लेवल पे, तो छोटे लेवल पे क्या है, दैट इज स्पीसीज है। तो जब किसी भी एक स्पीसीज के अंदर में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जेनेटिक इंफॉर्मेशन में, जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशंस हो जाए, और म्यूटेशंस होने की वजह
जैसा और ये म्यूटेशंस कई बार होता लगा रहे जिसमें सीरीज ऑफ चेंजेस दिखाई दें, कई सारे चेंजेस दिखाई दें। ऐसा करते-करते चेंज होते-होते उसमें वेरिएशंस कॉज़ हो जाता है। कई सारे कैरेक्टर जो होते हैं वो डिफ़र बन जाते हैं उनके पैरेंटल वाले से और डिफ़र होना शुरू हो जाते हैं। जैसे इसकी वजह से बेसिकली एक न्यू वैरायटी और सब स्पीशीज़ क्या होती है, फ़ॉर्म्ड हो जाती है। So such kind of evolution is known as the micro evolution. So micro evolution means what? That is the it is changes. It is the series of changes within a species due to the gene mutations and accumulations of variations produces micro evolutions. And new varieties of subspecies, right? तो इसकी वजह से आपको न्यू वैरायटी ऑफ सब स्पीसीज या वैरायटी ऑफ सब स्पीसीज मिल सकती है। तो ये इसका क्या है, आपका मीन है, ये इसके प्रॉपर्टी है। तो ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं, ये सीरीज ऑफ चेंज होगा, विद इन द स्पीसीज होगा, ड्यू टू जीन म्यूटेशंस होगा, वेरिएशंस एक्युमुलेट होगा, न्यू वैराइटीज एंड सब स्पीसीज का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ये इसके क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स पहचान होगी या इसके बारे में बताने का काम करेगा। तो कभी कभी आपसे पॉइंट दे करके पूछा जाता है कि हाँ इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। हम्म, हम्म। हाँ, यहाँ पे देखिए 2 टर्म आपको समझना है। विद इन द स्पीसीज़ होगा तो मतलब एक ही स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स के बीच में हो रहा है। सब स्पीसीज़ का मतलब हुआ कि एग्ज़ैक्टली दूसरा कोई स्पीसीज़ नहीं बन जाएगा, मतलब उससे मिलता-जुलता ही रहेगा, थोड़ी बहुत चीज़ें उससे क्या करेंगी, वेरी करेंगी। मतलब आप उसको ये नहीं बोलेंगे कि हाँ न्यू स्पीसीज बन गई। सब स्पीसीज का मतलब होता है उसी स्पीसीज से बिलोंग करने वाली दूसरी कोई स्पीसीज जो कि कुछ प्रॉपर्टीज में, कुछ फीचर्स में क्या होगा, अलग होगा। डेफिनेट सी बात है कि म्यूटेशंस हो रहा है तो कैरेक्टर क्या होंगे, चेंज होंगे। और ये म्यूटेशंस आपका कई सीरीज तक चलता रहेगा तो कई सारी प्रॉपर्टी क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी, जिनकी वजह से उसके जो पेरेंटल स्पीसीज होते हैं उनसे ये क्या होते हैं, डिफर हो जाते हैं। इसलिए आप उनको सब स्पीसीज के नाम से जानते हैं। ठीक है। सो माइक्रो एवोल्यूशन का जो टर्म है या जो कॉन्सेप्ट है सबको समझ में आ गया। ओके। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ द मैक्रो एवोल्यूशन। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग जब इसको वीडियो देखिएगा तो इसको नोट्स बना लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है दैट इज़ द मैक्रो एवोल्यूशन। तो मैक्रो का टर्म ही समझ में आता है कि उससे क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। सो इस टाइप का या इस काइंड का जो एवोल्यूशंस होता है वो जिस किसी भी टेक्सा में या कैटेगरी में होगा वो स्पीसीज से क्या होगी, हायर रैंक वाली होगी। तो अभी जस्ट आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्पीसीज से हायर रैंक वाले कौन कौन से आएंगे। या तो हो सकता है वो जीनस हो, या तो हो सकता है फैमिली हो, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। So, microevolution is a kind of a evolution in which taxa higher than the level of species are formed due to the major morphological and cytological changes। यहाँ पे अब आपको जो 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन मॉर्फोलॉजी एंड साइटोलॉजी। दूसरा, प्रोड्यूस प्रोड्यूस स्पीसीज higher than स्पीसीज लेवल। इसका मतलब क्या हुआ कि इस टाइप का जो एवोल्यूशन होगा, इस एवोल्यूशन में आपका जो स्पीसीज बनेगी वो स्पीसीज आपकी जो स्पीसीज लेवल का आपका रैंक रहेगा या जो कैटेगरी रहेगी उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बेसिकली माइक्रो एवोल्यूशन इज़ अ टाइप ऑफ एवोल्यूशन इन विच टेक्सा और कैटेगरी और रैंक और टेक्सोनॉमिकल रैंक हायर देन द लेवल ऑफ स्पीसीज आर फाउंड। स्पीसीज से ऊंचे वाले लेवल क्या होंगे, बनेंगे, चाहे फैमिली बन सकती है या जीनस बन सकता है या फिर आपका ऑर्डर बन सकता है, ये वाली चीज़ें बनेंगी। और ऐसा किस लिए होगा, दैट इज़ द वहाँ पे कुछ मॉर्फोलॉजिकल या कुछ साइटोलॉजिकल क्या होंगे, चेंजेस होंगे।
तो मैक्रो इवोल्यूशंस का मतलब ये हुआ कि अभी तक जैसे पिछले वाले में आपने देखा कि क्या बनना था, स्पीसीज या सब स्पीसीज बन रहे थे। अब क्या बनेगा आपका, दैट इज द जीनस बन सकता है, या आपका क्या मतलब ये प्रोड्यूस स्पीसीज, देन इसका मतलब है क्या क्या बना सकता है, ये आपका क्या कर सकता है, जीनस बना सकता है, या आपका फैमिली बना सकता है, या इससे भी ज़्यादा अगर होगा तो आपका ऑर्डर बना सकता है। इस तरीके की चीज़ें बनेगी, मतलब स्पीसीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसके लिए की पॉइंट क्या होगा कि इस टाइप के म्यूटेशन से, मतलब इस टाइप के एवोल्यूशन से नया आपका क्या बनेगा, जीनस बनेगा, या फिर आपकी फैमिली बनेगी, या फिर आपका ऑर्डर बनेगा। और यहाँ पे मार्फोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल, मार्फोलॉजिकल का मतलब होता है उनके शेप में, उनके साइज में, उनके कलर में, उनके हाइट में, उनके चीज़ों में क्या होगी, वेरिएशन दिखाई देगी। साइटोलॉजिकल का मतलब होता है कि उनमें पाए जाने वाले जो एक्टिविटीज़ हैं, या सेलुलर लेवल पर होने वाले जो प्रोसेस होते हैं, वहाँ पे आपको वेरिएशन दिखाई देने को मिलेगा। हो सकता है कि उनका सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो टिश्यूज़ का फॉर्मेशन है, टिश्यूज़ का जो लेवल है, ये सारी चीज़ें भी क्या हो आपको दिखाई दें। तो मार्फोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल चेंजेज होंगे, जिसकी वजह से जो चीज़ बनेगी उसका जो रैंक होगा स्पीसीज से क्या होगा, हायर रैंक आपको दिखाई देगा। तो सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा टाइप का एवोल्यूशन है जिससे कि नया जीनस या नई फैमिली का फॉर्मेशन होता है, तो आप वहाँ पे ऑप्शंस क्या तक लगाएंगे, दैट इज द मैक्रो एवोल्यूशन से लगाएंगे। सो हायर लेवल देन स्पीसीज, मतलब कि यहाँ पे जो चीज़ बनेगी वो स्पीसीज से क्या होगी, ज़्यादा बनेगी। यहाँ पे क्या बनेगी, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, राइट। और ये मार्फोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल जो चेंजेज हो रहा है, ये नॉट ओनली इन ड्यू टू द म्यूटेशंस और जेनेटिक वेरिएशंस, यहाँ पे दोनों चीज़ें काम करेंगी, दैट इज व्हाट, जेनेटिक वेरिएशन एंड इन्वायरमेंटल वेरिएशन, इन्वायरमेंटल वेरिएशन, ये दोनों चीज़ें क्या करेंगी, काम करेंगी। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसके मार्फोलॉजी में जो चेंजेस आते हैं उसके पीछे मैक्सिमम जो कारण होता है क्या होता है, दैट इज एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं। जैसा जिस किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशंस में वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, लाइफ करेगा, उस टाइप का वो क्या करेगा, अपना मार्फोलॉजी क्या होता है, चेंज करता है। जैसे सपोज कीजिए कोई प्लांट अगर आपका राजस्थान में पाया जाता होगा, तो राजस्थान के हिसाब से वो अपने स्पाइंस को और अपने लीव्स को और अपने चीज़ों को क्या करता है, मैनेज करता है। और उसमें होने वाली जो एक्टिविटी होती है वो भी क्या होती हैं, डिफ़र होती हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि एक पौधा जो कि आपका क्या है, राजस्थान में है, और एक पौधा जो कि आपका क्या है, यूपी में है। दोनों प्लांट की अगर हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली ये दोनों जो प्लांट होंगे, उन प्लांट के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे साइटोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल क्या होंगे, चेंजेस दिखाई देंगे। अगर मैं ट्रांसपिरेशन रेट की बात करूँ तो क्या दोनों प्लांट में ट्रांसपिरेशन रेट सेम होगा? नो। तो क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई जेनेटिक फैक्टर है या इन्वायरमेंटल फैक्टर है? वेरी गुड। आपको पता है कि राजस्थान का जो कंडीशन है वो जो है हाई टेम्परेट है, वहाँ पे वाटर की क्या है, कमी होती है। तो वाटर की कमी अगर है तो इस वाले पौधे में ट्रांसपिरेशन की रेट क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है तो ट्रांसपिरेशन रेट क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, राइट। वैसे ही अगर यहाँ पे के लीव्स की अगर आप मार्फोलॉजी देखेंगे और यहाँ का लीव्स की मार्फोलॉजी अगर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, यूपी का वेदर ऐसा है कि जहाँ पे लीव्स का एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। जबकि यहाँ का वेदर ऐसा है जहाँ पे बेसिकली आप बोल सकते हैं कि हाई टेम्परेचर जोन वाला है, तो लीफ एरिया क्या होगा, नैरो होगा। और लीफ एरिया नैरो करके वो अपने सरफेस एरिया को कम करते हैं, ताकि कम से कम क्या कर सकें, वो ट्रांसलेशन की बात कर सके या ट्रांसलेशन उनसे हो पाए। तो वहाँ पे आप देखिए कि जितने भी राजस्थान में पाए जाने वाले, या जीरो फिट जिसे आप बोलते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स बहुत ही क्या होती है, करली टाइप की होती हैं, स्पाइक जैसी होती हैं, नुकीलीदार होती हैं, ताकि वहाँ से ट्रांसलेशन क्या हो सके, ना हो पाए। जबकि नॉर्मल कंडीशन पर रहने वाले जो पौधे होंगे, ट्रांसलेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। आप यही बात एनिमल में भी अप्लाई कर सकते हैं। जो एनिमल्स आपके ऐसे ड्राइड कंडीशन में रहते हैं उनकी एक्टिविटी अलग होती है, उनका मार्फोलॉजी अलग रहता है। और जो एनिमल्स आपके नॉर्मल टेम्परेट जोन में रहते हैं उनके लिए अलग होता है। जैसे कोई बंदा जो कि कश्मीर में रह रहा है, आप उसके फिगर को देख लीजिए, और कोई बंदा जो कि श्रीलंका में रह रहा है, या फिर सपोज कीजिए कि तमिलनाडु में रह रहा है, उन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो आपको क्या है, बहुत वेरिएशन दिखाई देगा। दिखता है, देखने को दिखता है ना, साउथ वाले कैसे होते हैं एकदम पूरे, जैसे केन्या, केन्या के जैसे लोग होते हैं, ब्लैक ब्लैक वैसे होते हैं। जबकि आप कश्मीर में देख लीजिए तो कोई भी आदमी होगा आपको एकदम एकदम गोरा दिखाई देता है। उसके पीछे वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो मैक्रो,
माइक्रो इवोल्यूशंस के एग्जांपल जितने भी सब स्पीशीज बन रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नया-नया सब स्पीशीज बनता रहता है। एनिमल्स की अगर आप बात करेंगे तो एनिमल्स में भी बहुत सारे सब स्पीशीज बनते रहते हैं। तो मतलब कि जिस किसी भी ऑर्गेनिज्म में थोड़ा बहुत स्लाइटली क्या हो वेरिएशंस अगर दिखाई देता है तो आप उसे माइक्रो इवोल्यूशंस बोल सकते हैं। किसके? हाँ, जीनस जीनस सेम रहेगा बट थोड़ी-थोड़ी वैरायटी जब चेंज होगी तो उसको आप सब स्पीशीज के नाम से जानते हैं। हाँ। ओके, तो मैक्रो इवोल्यूशंस की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें समझनी होगी। पहला कि यहाँ पे जो चेंजेस दिखाई देता है वो उसका जो लेवल होगा वो क्या होगा, हायर देन स्पीशीज़ होगा और उसके पीछे का जो कारण होगा वो क्या-क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल होगा। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस, उसकी चीज़ों में मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आएँगे और जबकि साइटोलॉजिकल का मतलब होता है कि सेलुलर लेवल पे फंक्शंस की बात कर रहा है कि मतलब फंक्शंस में भी क्या होगा, वेरिएशन दिखाई देगा। ओके, सो नेक्स्ट बेसिकली हम लोग बात करेंगे दैट इज़ द मेगा एवोल्यूशन का। तो मेगा एवोल्यूशन जैसा कि नाम ही समझ में आ रहा है कि मेगा की बात कर रहा है। तो मेगा एवोल्यूशन जहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिख रखा है दैट इज़ द टेक्सा लेवल का मतलब रैंक लेवल की बात कर रहा है। सो माइक्रो एवोल्यूशन इज़ व्हाट दैट इज़ द इट्स द काइंड ऑफ एवोल्यूशंस इन विच फॉर्मेशन ऑफ अ मेजर टेक्सा ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशंस दैट इज़ द कॉल्ड मेगा एवोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेगा एवोल्यूशन बेसिकली एक ऐसा एवोल्यूशन का टाइप है जहाँ पे एक मेजर टेक्सा ही बन जाता है। मतलब कि चाहे तो आपका वो एक अलग क्लास बन जाएगा, चाहे वो एक आपका फाइलम बन जाएगा, चाहे वो एक आपका अलग आपका ऑर्डर बन जाएगा या फिर आपकी फैमिली बन जाएगी। एक नया ही फैमिली, एक नया ही टेक्सा ही आपका पूरा जनरेट हो जाएगा। सो ऐसे एवोल्यूशंस को आप मेगा एवोल्यूशंस के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि न्यू पूरा आपका ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो डेवलप हो जाती है। जिसकी वजह से जो उनके पेरेंटल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उससे उनकी क्या क्या होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस दिखाई देता है और वो नए कैटेगरी से क्या करते हैं बिलोंग करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो इस तरीके के एवोल्यूशंस को बेसिकली आप मेगा एवोल्यूशंस के नाम से जानते हैं। ओके, सो मेगा एवोल्यूशन किससे बनना? मेगा एवोल्यूशंस का एग्जांपल आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे जैसे सपोज कीजिए कि जो प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो सीड वाले जो प्लांट थे, पहले जो प्लांट हुआ करते थे उसमें कोई सीड नहीं होता, जिसको आप थैलोफाइटा बोलते हैं, राइट। सो थैलोफाइटा के प्लांट से सीड बियरिंग प्लांट का फॉर्मेशन होना, ये भी आपका एग्जांपल किसका है मेगा एवोल्यूशंस का। सीड बियरिंग प्लांट से बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट का क्या होना बनना या एवोल्यूशन होना, ये भी एग्जांपल किसका है, दैट इज द मेगा एवोल्यूशंस का एग्जांपल है। या जैसे नॉर्मल जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनसे प्लेसेंटा को कैरी करने वाले मतलब विदाउट प्लेसेंटा वाले से, विदाउट प्लेसेंटल मैमल्स, सॉरी एनिमल्स से प्लेसेंटल एनिमल्स का फॉर्मेशन होना और जैसे उनसे मैमल्स का फॉर्मेशन होना या फिर लाइक एज बर्ड्स का फॉर्मेशन होना या फिर फिशेस का फॉर्मेशन होना, रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन होना, ये सारे एग्जांपल किसके हैं आपके, दैट इज़ द मेगा एवोल्यूशन के। मतलब जहाँ पे एक नई कैटेगरी ही बन जाए, जैसे आपके जो नॉर्मल वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स आपका एक नया कैटेगरी है, राइट। आपका अगर वर्टिब्रेट्स में बात करेंगे तो वहाँ पर आपको प्लेसेंटा प्लेसेंटा विद या विदाउट वाली भी अलग अलग कैटेगरी है। प्लेसेंटा में अगर आप बात करेंगे तो उसमें सारे आपके कॉर्डेट्स आ जाते हैं, तो कॉर्डेट्स में फिर आपका क्या बनेगा, मैमल्स बनेगा। मैमल्स में फिर अलग अलग आपके क्या हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिशेस हैं, और ये सब सारी चीज़ें हैं। तो अलग अलग जो लेवल बन रहा है वो बेसिकली आपका एक मेगा एवोल्यूशन का क्या है एग्जाम्पल है। चाहे अगर आप प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में थैलोफाइटा से सीड बियरिंग, सीड बियरिंग से फ्लावरिंग प्लांट, ये सब एग्जांपल किसके हैं, मेगा एवोल्यूशन के। ठीक है।
ओके, तो माइक्रो हो गया, मेगा हो गया और मैक्रो हो गया। तो ये 3 चीज़ों से क्या समझ में आया कि जब कोई स्पीशीज़ लेवल की बात करेगा तो क्या कहलाएगा, दैट इज़ अ माइक्रो। स्पीशीज़ से ऊपर की बात करेगा तो क्या कहलाएगा, मैक्रो। और कोई नया डायरेक्टली आपका टेक्सा बन जाएगा, मीन्स टेक्सॉन लेवल बन जाएगा तो क्या बोलेंगे, दैट इज़ द मेगा। मेगा के नाम से जाना जाता है। अगला आपका यहाँ पे एवोल्यूशन, दैट इज़ द प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन का मतलब होता है जो कि आगे की तरफ फॉरवर्ड। प्रोग्रेस का मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ना, या फिर मतलब दैट इज़ द नई चीज़ों के लिए, बेटर चीज़ों के लिए क्या करना, अचीवमेंट करना। सो प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन मीन्स व्हाट, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, right, with more elaborated or specialized structures from simple or unelaborated or undeveloped structures known as the progressive। मतलब कि अगर कोई स्पीसीज या अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो कि क्या था, सिंपल था और अनडेवलप्ड था और लेस इलाबोरेटेड था, ऐसे स्पीसीज का इवोल्यूशन हो करके जब आपका क्या बने, सिंपल से बन जाए आपका कॉम्प्लेक्स या डेवलप्ड या मोर इलाबोरेटेड, तो उसको बेसिकली आप क्या बोलेंगे, दैट इज द प्रोग्रेसिव। तो जैसे सपोज एग्जांपल कि प्रोकैरियोटिक सेल्स से अगर आपका यूकैरियोटिक सेल्स का फॉर्मेशन हो, से यूकैरियोटिक सेल्स का क्या हो, फॉर्मेशन हो, तो उसको आप एग्जांपल क्या दे सकते हैं, दैट इज द प्रोग्रेसिव। ये आपका क्या है, प्रिमिटिव है, ये आपका क्या है, अनडेवलप्ड है, ये आपका क्या है, लेस एलाबोरेटेड है। लेकिन आपका यूकैरियोटिक क्या है, फाइनली फुल्ली एलाबोरेटेड है, कॉम्प्लेक्स है और वेल डेवलप्ड है। तो ये एग्जांपल किसका होगा, दैट इज द प्रोग्रेसिव का। ओके। हाँ, और सपोज कि अगर हम यहाँ पे बात करें, और ये वाले पॉइंट को लिख लीजिएगा आप लोग। और आपकी अगर मैमल्स की कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो जैसे फिशेस है, फिश लेस डेवलप्ड होती है एज कम्पेयर टू द एम्फीबियंस के। ओके। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि जैसे उनके बॉडी के पार्ट का डिफरेंशिएशन होना या बनना, डेवलपमेंट होना, है ना। तो क्या बोल सकते हैं, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस के थ्रू भी डेवलपमेंट की प्रोसेस की जाती है। तो बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, हाँ, हाँ, वही है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मेटामॉर्फोसिस वो भी होता है, मेटामॉर्फोसिस जैसे ऑर्थोपोडा में आपने पढ़ा होगा कि जब भी उनके ऑर्गन का सेगमेंटेशन अगर होता है तो वहाँ पे भी उसको आप मेटामॉर्फोजेनेसिस बोलते हैं, के नाम से बोलते हैं। तो जैसे आपका लार्वा जो है क्या है, अनडेवलप्ड है। लार्वा क्या है, फिर उससे क्या बनेगा, आपका पीपा बनेगा, फिर आपका क्या बनेगा, मेच्योर फ्लाई बन जाएगी। तो ये आपका क्या है, दैट इज़ द प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो जैसे फिश से एम्फीबिया का बनना, एम्फीबिया से फिर आपका रेप्टाइल्स का बनना, रेप्टाइल्स से फिर आपका बर्ड्स का बनना, बर्ड्स से फिर आपका क्या बनना, दैट इज़ द मैमल्स का बनना। ये सब आपके एग्जाम्पल किसके हैं, दैट इज़ द प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन के। तो अगर आपको ये एरो उल्टा करके दे करके पूछ ले कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन का है, तो आपको वहाँ पे समझना होगा कि प्रोग्रेसिव में हमेशा जो प्रिकर्सर सेल्स होगी या प्रिकर्सर जो आपका ऑर्गेनिज्म होगा वो लेस डेवलप्ड होगा। तो मतलब यहाँ से यहाँ की अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ से सिर्फ यहाँ की बात करें, तो फिश का जो स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको पढ़ाया जाता है या आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि इसका जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो फिश की एम्फीबियस क्या होती है, लेस डेवलप्ड होती है। तो फिश आपका पूरे कॉर्डेटा की कैटेगरी में सबसे अंडर डेवलप्ड क्या होता है, कैटेगरी मानी जाती है। एम्फीबिया उससे क्या है, ज़्यादा डेवलप्ड है। और अगर एम्फीबियंस की बात करेंगे रेप्टाइल्स से, तो रेप्टाइल्स क्या है आपका मोर डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू द एम्फीबिया के। तो उसका मतलब ये हुआ कि
formation या development of a reptiles from the amphibia is also example of a progressive evolutions। और अगर आप बात करेंगे बर्ड्स की, तो बर्ड्स का रेप्टाइल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बर्ड्स ज़्यादा एडवांस है, उसके पास ज़्यादा डेवलप्ड फीचर्स हैं। और बर्ड्स की कंपेयर अगर आप करेंगे दैट इज़ द मैमल्स का, तो मैमल्स के पास ज़्यादा क्या है, एडवांस कैरेक्टर है। तो लेस से मोर की तरफ या अनडेवलप्ड से डेवलप की तरफ या सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ वाली प्रोसेस को या टाइप के एवोल्यूशंस को आप प्रोग्रेसिव एवोल्यूशंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, वेरी गुड। सो अगर अब मैं इसके बाद एक टर्म दूँ जिसका कि आपको पढ़ना भी है आगे, दैट इज द रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशंस का मतलब क्या हो जाएगा? वेरी गुड, जिसको कि आप डी जनरेटिव एवोल्यूशंस के नाम से भी जानते हैं। तो ज़रा मुझे बताइए, रेट्रोग्रेसिव के एवोल्यूशंस के लिए क्या एग्जांपल सही रहेगा? हुँ। तो इसका मतलब समझ में आ गया। मतलब कि ये है कि रेट्रोग्रेसिव जो इवोल्यूशंस होता है वो बेसिकली क्या है कि एक प्रकार का ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट कैसा है? सिंपल फॉर्म्स फ्रॉम अ मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। मतलब कि किसी एक मोर कॉम्प्लेक्स अगर स्ट्रक्चर है आपका, फॉर एग्जांपल मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना क्या कहलाएगा? दैट इज रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशंस कहलाता है। ओके, बताइए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं, दैट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में। ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, लेकिन इनकी चूंकि जरूरत नहीं थी, दैट इज वाई उनका धीरे धीरे होते होते क्या हो गया, सिंपल फॉर्म में बन गया तो पूरा खत्म हो गया। तो ऐसे टाइप के एग्जांपल्स को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। वेस्टिजियल ऑर्गन किस टाइप के एग्जांपल्स का या किस टाइप के एवोल्यूशंस का एग्जांपल शो करता है ना? हम्म। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, दैट इज द विंग्स इन फ्लाइटलेट्स। विंग्स इन फ्लाइटलेस बर्ड, जो पक्षियाँ उड़ती नहीं हैं उनमें पंखों का पाया जाना। हुँ, हुँ। कैसी प्रॉपर्टीज़ मतलब? रीजनरेशन का प्रॉपर्टी होना वो तो मतलब अलग प्रॉपर्टी हो गई ना, कि वो क्यों हो रही है, नहीं हो रही है। इवोल्यूशन से उसका क्या रिलेशन, मतलब समझा नहीं मैं आपके सवाल को। हाँ, रिप्टाइल्स के बाद बर्ड्स आते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, उनमें जैसे मतलब कि जितना हायर लेवल पे अगर आप जाएँगे तो वहाँ पे रीजनरेशन जो कैपेसिटी होती है वो डल होती आती है। मतलब रीजनरेशन की प्रॉपर्टी
हुँ, अच्छा, मतलब कि आप ये बोलना चाह रही हैं कि जो रीजेनरेशंस की प्रॉपर्टी है, उसको हम रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशंस के एग्ज़ाम्पल में रख सकते हैं कि नहीं, यही ना? इस बेसिस पे कि लोअर क्लासेस के एनिमल्स में होती है बट हायर क्लासेस के एनिमल्स में नहीं होती। बट यहाँ पे आप थोड़ा-सा समझिए उसको, रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशंस का मतलब ये हुआ कि कोई कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर्स है, वो गायब नहीं हो रही है, मतलब वो एक तरीके का सिंपलर फॉर्म में आ रही है आगे की तरफ। तो रीजनरेशन एक कोई प्रॉपर्टी है, मतलब वो कोई ऐसा मतलब पार्ट या कोई वो नहीं है। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एक स्ट्रक्चर हो, कोई एक प्रॉपर मतलब कोई पार्ट हो जो कि कॉम्प्लेक्स पहले हो और अब चल कर क्या हो गया हो, सिंपल हो गया हो, तो उसको बेसिकली हम बोल सकते हैं दैट इज द रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। विंग्स इन फ्लाइटलेस बर्ड्स में जो लिखा गया है, ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई कोई कर पाएगा कि ऐसा क्यों, या इससे आप क्या समझते हैं विंग्स इन फ्लाइटलेस बर्ड्स? हम्म, पूरे नहीं होता, सिर्फ पार्ट में होता है। हाँ, वो कोई मतलब यूनिवर्सल चीज नहीं होती है। हाँ। हाँ, ये बात है कि रीजन, बिल्कुल। और रीजनरेशन मतलब ये कोई प्रॉपर्टी है, ये कोई पर्टिकुलर पाए जाने वाली कोई मतलब पार्ट नहीं है कि हाँ ऐसा हो रहा है। जबकि एवोल्यूशन जो है वो किसी स्ट्रक्चर्स को, किसी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को या किसी फॉर्म्स को बताता है। तो एक ऐसा फॉर्म जो कि पहले कॉम्प्लेक्स हुआ करता था बट राइट नाउ एवोल्यूशन होने के बाद अब क्या हो गया, सिंपल हो गया, है ना? हाँ, तो उसके लिए एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा, वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, विंग्स इन फ्लाइटलेस बर्ड्स है। तो मतलब कि स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो फ्लाइटलेस बर्ड्स में बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप के मतलब वो पाए जाते थे, पंख पाए जाते थे, लेकिन जब लगा कि जब ये उड़ ही नहीं पाती हैं तो पंख का पाए जाने का कोई मतलब नहीं है, धीरे 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 बेसिकली क्या हो गए वो सिंपल फॉर्म में आ गया, ताकि उनका जो बॉडी का वेट है वो कम हो सके और उनको जंप करने में या मूव करने में क्या हो, आसानी हो सके। तो ऐसे एग्जांपल्स को आप याद रखिएगा, एग्जांपल्स ही ज़्यादा पूछे जाते हैं बजाय कि डेफिनेशन के। डेफिनेशन तो सिर्फ आपको समझने के लिए होता है, आपको उसका कॉन्सेप्ट लगाने के लिए। तो अभी 5 टाइप की मैंने इवोल्यूशंस पढ़ा दिए हैं और होपफुली कि इन पाँचों में आपको कहीं कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे बेसिकली अगले टाइप ऑफ म्यूटेशंस की तरफ, जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस या अडैप्टिव कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब होता है दैट मीन्स कन्वर्ज हो जाना, दैट मीन्स कि कई सारे डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ का चीज़ों को आकर के सेंट्रलाइज हो जाना, एक जगह पे मिल जाना। तो इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो बेसिकली हम इसको कैसे बता सकते हैं कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस क्या है, दैट मीन्स व्हाट, दैट इज द इंडिपेंडेंट फॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शनली सिमिलर स्ट्रक्चर्स बाय अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। मतलब कि सपोज कीजिए कि एक ऑर्गेनिज्म आपका यहाँ है, एक ऑर्गेनिज्म आपका यहाँ है, एक ऑर्गेनिज्म आपका यहाँ है, इन तीनों का कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो कि ये ऐसे एक पार्ट का फॉर्मेशन करते हों जो कि सेम फंक्शन को क्या करता हो, परफॉर्म करता हो, फंक्शनल सिमिलरिटीज। ओके, मैंने बताया कि यहाँ पे मान लीजिए ऑर्गेनिज्म ए है, ऑर्गेनिज्म बी है, ऑर्गेनिज्म आपका सी है, जो कि टोटली क्या है, डाइवर्ट हैं, मतलब अलग अलग हैं। लेकिन अलग अलग होने के बावजूद भी उनके पास कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे काइंड के एवोल्यूशंस को आप कन्वर्जेंट एवोल्यूशंस या अडाप्टिव कन्वर्जेंट के नाम से जानते हैं। मीन्स व्हाट, इंडिपेंडेंट फॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शनली सिमिलर स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर आपका जो है वो बेसिकली कैसा है, फंक्शनली सिमिलर है बाई अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ये ए है, बी है, सी है, मतलब इनमें कोई रिलेशन नहीं है, कोई इनका आपस में टर्म नहीं है, ये डाइवर्ट हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इनके पास कोई एक ऐसा पार्ट है जो कि फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है वो तीनों के लिए क्या है,
सिमिलर परफॉर्म कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जैक्टली, इसको आप बोल सकते हैं दैट इज एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। ये जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस को दूसरी भाषा में अगर आप देखेंगे तो आप बोल सकते हैं दैट इज एनालॉगस स्ट्रक्चर। मतलब कि अलग अलग स्पीसीज या अलग अलग वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के पास कुछ ऐसी चीज हो जिसका कि जो फंक्शन हो क्या हो सेम हो, है ना, लेकिन स्ट्रक्चर उनके क्या हो अलग अलग हो, तो उनको आप एनालॉगस ऑर्गन या एनालॉगस स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के विंग्स की अगर आप बात करेंगे तो उनका स्ट्रक्चर अलग होगा, बर्ड्स के विंग्स की अगर आप बात करेंगे तो उनका स्ट्रक्चर अलग होगा, लेकिन दोनों का ही फंक्शन क्या होगा, दैट इज द फ्लाई करना। फंक्शन क्या करेंगे अलग अलग, मतलब फंक्शन क्या करेंगे सेम परफॉर्म करेंगे, उड़ना। अब चाहे विंग्स उनका जो बना हुआ है वो नंबर ऑफ बोन्स अलग हों, नंबर ऑफ मसल्स अलग हों, नंबर ऑफ जो उनके पार्ट वो अलग हों, लेकिन अल्टीमेटली उड़ने का ही क्या काम करते हैं। मतलब विंग्स जो भी है चाहे वो इंसेक्ट का है चाहे वो बर्ड्स का है, दोनों ही केस में बेसिकली क्या करता है वो उड़ने का काम करता है। तो ऐसे एवोल्यूशन को या ऐसे स्ट्रक्चर्स को आप एनालॉगस स्ट्रक्चर बोलते हैं और इस टाइप के एवोल्यूशन को कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो ये आप देखिए बर्ड्स बेसिकली अगर देखा जाए तो क्या है आपका, दैट इज अ कॉर डेटा है, क्या है, कॉर डेटा है। इंसेक्ट क्या है, दैट इज द आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा किसमें आता है, दैट इज द नॉन कॉर्डेट में। तो ये एक आपका नॉन कॉर्डेट है, ये आपका क्या है कॉर्डेट है, तो कोई रिलेशन है, नो रिलेशन। तो अनरिलेटेड स्पीसीज का कोई एक ऐसा पार्ट जो कि सेम फंक्शन को परफॉर्म करता हो या फंक्शनली सिमिलरिटी शो करती है उसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं या एनालॉगस स्ट्रक्चर या एनालॉगस ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। तो विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैविंग सिमिलर फंक्शंस बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो आप इनके लिए एक टर्म लिखेंगे क्या इसके लिए, दैट इज टर्म लिखेंगे बेसिकली हैव सेम फंक्शंस बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, ओरिजिन भी लिख सकते हैं और स्पीसीज भी लिख सकते हैं। डिफरेंट स्पीसीज हो, डिफरेंट ओरिजिन हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो, लेकिन उनके फंक्शन क्या हो सेम हो, तो उसे आप एनालॉगस बोलते हैं। इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, बताइए। वेरी गुड। तो अगले वाले को समझाने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस को आप अडाप्टिव रेडिएशंस के नाम से जानते हैं। तो जो फिगर मैंने आपको ऐसे बनाया है अब आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि एक ही जगह से ओरिजिनेट होने वाले अलग मतलब अलग अलग मेंबर जो कि अलग अलग फंक्शंस को क्या करें परफॉर्म करें, जबकि उनका स्ट्रक्चर लगभग क्या हो, उनकी ओरिजिन सेम हो, उनके स्ट्रक्चर सेम हो, लेकिन फंक्शंस क्या हो सबके परफॉर्म अलग अलग हों, तो उसको हम बेसिकली डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस या अडाप्टिव इवोल्यूशंस के नाम से जानते हैं भैया। ठीक है, तो ये जो अभी मैं इधर की तरह समझा रहा था अब आप इसको इधर तरह समझ लीजिएगा। तो मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ और आपको फिर से फिगर बना करके दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको समझ पाएंगे। पीपीटी में कोई चीज़ लिखी नहीं है इसलिए मैं बार बार आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि अगर कहीं पे कुछ चीज़ें मिस हो रही हों और आपको अगर ना समझ में आ रहा तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि पीपीटी जब आपको मिलेगी तो उसमें कुछ लिखा हुआ मिलेगा नहीं, सारी सब कुछ ऐसे आपको यहाँ पे पेन से जो लिखे जा रहे हैं वही हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अब देखते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए हम फिगर क्या बनाएंगे, सिंगल एक ओरिजिन साइट से अलग अलग क्या बनेंगे आपके स्पीसीज या अलग अलग क्या बनेंगे और ये बनेंगे। तो मान लीजिए आपका बना ए, आपका बना बी, आपका बना सी। तो सेम क्या होगा आपका,
ओरिजिन होगी, बट डिफरेंट क्या होगा, फंक्शंस होंगे। सो बेसिकली डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है कि व्हाट द फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंट फंक्शनल फॉर्म्स ऑफ अ बेसिकली सिमिलर स्ट्रक्चर। तो जब कोई ऐसे स्ट्रक्चर जिनका कि स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो, ओरिजिन उनकी सेम हो, लेकिन उनके द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले जो फंक्शंस हैं वो क्या हो, अलग अलग हों, तो बेसिकली हम उन्हें क्या बोलते हैं, दैट इज़ द डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस, या आप इसको बोल सकते हैं, इसको हमने बोला था दैट इज़ द एनालॉगस, और इसको बोल सकते हैं दैट इज़ द होमोलॉगस। इसका एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं, दैट इज़ द फोर लिम्स ऑफ व्हाट, मैमल्स। मतलब कि कैसे, जैसे सपोज कीजिए कि अगर फोर लिम्स की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे कि अगर आप हॉर्स की बात करते हैं, तो वो हॉर्स अपना फोर लिम्ब किसके लिए करता है, रनिंग करने के लिए करता है। अगर हम लोग जैसे चमगादड़ की अगर बात करें, तो बर्ड्स की बात करें, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, उड़ने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। और अगर हम लोग अपने अपने की बात करें, तो हम लोग अपने फोर लिम्स को यूज़ किसके लिए करते हैं, कोई चीज़ को जैसे फॉर एग्जांपल ग्रैब करने के लिए, मीन्स पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। फिशेस की अगर बात करें, तो वो लोग क्या करते हैं, स्विमिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जबकि अगर आप देखेंगे, सपोज़ कि मान लीजिए ये जो ए बी सी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए आपका बर्ड्स हो गया, और ये आपका मान लीजिए फिश हो गया, ये आपका मान लीजिए मैमल्स होगा, सॉरी, मान लीजिए ह्यूमन बींग्स होते हैं। तो ये क्या करेंगे, ग्रैपिंग के लिए यूज़ करेंगे। फिशेस क्या करेंगे, स्विमिंग के लिए यूज़ करेंगे। बर्ड्स क्या करेंगे, फ्लाइंग के लिए यूज़ करेंगे, है ना। और अगर यहाँ की एग्जांपल और भी दे देते हैं हॉर्स का, तो ये क्या करेगा, रनिंग के लिए यूज़ करेगा। तो सबका स्ट्रक्चर तो क्या है, सेम है। तो सेम स्ट्रक्चर और सेम ओरिजिन, बट डिफरेंट फंक्शन अगर होगा, तो उसको आप बेसिकली डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस या अडाप्टिव रेडिएशंस के नाम से जानते हैं। तो जब किसी भी एक कॉमन एंसेस्टर से वैरायटी ऑफ स्पीसीज का फॉर्मेशन हो, और उस वैरायटी ऑफ स्पीसीज के किसी एक कॉमन पार्ट का फंक्शन क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो सभी स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, तो ऐसे इवोल्यूशंस को डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस, या आप बोल सकते हैं कि उसको होमोलॉगस ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। तो होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन आपको क्या बताता है, इवोल्यूशंस का सपोर्ट करता है। होमोलॉगस ऑर्गन आपको क्या बताता है कि इवोल्यूशंस के टाइम पे, मतलब कोई एंसेस्टर जो कि कॉमन था, अलग अलग स्पीसीज को कैसे बनाया, कि जब उनकी अब उनके खाने पीने की जो ज़रूरतें थी वो अलग थी, उनको जो जहाँ पे रहने का कंडीशन था वो अलग था, तो अपनी सिचुएशंस और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, अपने आप में मॉडिफिकेशंस किए और चेंजेस किए, दैट इज़ वाई एक सेम काइंड के एंसेस्टर से अलग अलग काइंड के स्पीसीज का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। ओके। जबकि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मीन्स एनालॉगस स्ट्रक्चर से आप क्या बता सकते हैं, वहाँ पर आपको बताया गया था कि जो अलग अलग वैरायटी के स्पीसीज हैं, मतलब कि ऑर्गेनियम्स होते हैं, और अगर उनका जो सोर्स या उनके लिए जो रिसोर्सेस अगर वो कॉमन हो जाते हैं, तो वो अब अलग अलग होने के बावजूद भी अपने में क्या करते हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं, और उसे सेम चीज़ के लिए क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। मतलब जैसे सपोज कि अगर दो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज हैं, लेकिन वो खाने का जो मटेरियल है वो सेम कॉमन हो, तो अलग अलग होंगे, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, अपने आप को मॉडिफिकेशंस करेंगे कि उसी को हम लोग उसको ले पाएँ या खा पाएँ। तो इस तरीके से एनालॉगस और होमोलॉगस क्या करता है, इवोल्यूशंस को सपोर्ट करने के एग्जांपल के तौर पे दिया जाता है। तो माइक्रो इवोल्यूशंस, मैक्रो इवोल्यूशंस, मेगा इवोल्यूशंस, प्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेसिव, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ये सारे काइंड के जो इवोल्यूशंस हैं विद एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए कि इनका मतलब क्या होता है। ओके। सो होपफुली ये सभी आपके क्या हैं, एक कंपैरेटिव वाले स्टडी में है, तो आपको आसानी से क्या होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। गला सूख रहा है, मैं थोड़ा सा पानी लेकर के आता हूँ, जब तक आप लोग देखते रहिए।
हाँ जी, सो आगे बढ़े हम लोग। हाँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि अब आप लोगों की क्लास को थोड़ा-सा चेंज करूँगा सिस्टम, क्योंकि ये टाइमिंग ना सूट नहीं कर रही है। पहली बात तो इस टाइम पे पीक एकदम गर्मी होती है, और दूसरा गर्मी के टाइम पे इस टाइम पे करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैक्सिमम जो चीज़ें हैं ना वो आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे, और टाइमिंग जो ही क्लास की चेंज करेंगे, मॉर्निंग के टाइम सेट करना पड़ेगा। अभी मालूम नहीं कि आप लोगों के यहाँ टेम्परेचर कितना है, बट जहाँ पे भी मैं हूँ वहाँ का टेम्परेचर इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा है। 35 डिग्री सेल्सियस। हाँ, वो तो है ही, बट कहते हैं ना कि जब भी आप बैठे रहते हैं और कोई काम करते हैं तो उन दोनों में फ़र्क हो जाता है उससे सेम टेम्परेचर पे। हाँ, ओके, तो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है दैट इज़ अ पैरेलल इवोल्यूशन। नाम से ही काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं कि पैरेलल का मतलब क्या होता है। अगर कोई एवोल्यूशंस ऐसा हो रहा हो दैट मीन्स पैरेलल एवोल्यूशन मीन्स व्हाट, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर ट्रेड्स इन रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन इंडिपेंडेंट ड्यू टू द सिमिलर रिक्वायरमेंट। कि अगर जैसे मान लीजिए दो आपके क्या हैं, अलग अलग स्पीसीज़ के ऑर्गेनिजम्स हैं, और उनमें कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो जाए जो कि सिमिलर ट्रेड्स हो, जो कि उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया कि अगर दो सपोज कीजिए ऑर्गेनिज्म है ए और बी, फॉर एग्जांपल कि ये आपका ए है, दूसरा आपका क्या है, बी है। इन दोनों की रिक्वायरमेंट किसी एक कॉमन चीज़ सी की है, तो इन दोनों में कोई एक ऐसा एवोल्यूशन होगा, कॉमन चीज़ होगा जो कि दोनों ही अपने इस सी को क्या करेंगे, ग्रैब कर पाएंगे। तो ऐसे एवोल्यूशंस को बेसिकली हम पैरेलल एवोल्यूशंस के नाम से जाना जाता है। सो डिफाइन आप उसको कैसे कर सकते हैं पैरेलल एवोल्यूशंस को, मीन्स दैट इज पैरेलल एवोल्यूशंस इज डिफाइंड एज व्हाट मीन्स, that is parallel evolution is the formation of a similar traits in related group of organism। दो कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो जो कि एक दूसरे से रिलेट कर रहे हों, और उनमें बेसिकली एक ऐसा सिमिलर काइंड की प्रॉपर्टी का क्या हो, फॉर्मेशन हो जाए, इंडिपेंडेंट ड्यू टू द सिमिलर रिक्वायरमेंट, क्योंकि रिक्वायरमेंट उनके क्या है, सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि सी कोई एक मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि न्यूट्रिएंट है, जैसे लाइक एज ग्लूकोज, और ये ए और बी क्या है, आपके ऑर्गेनिज्म है। इन दोनों को ही बेसिकली ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। तो इन दोनों में क्या होगा, एक सिमिलर काइंड का मतलब फंक्शंस को परफॉर्म करने वाला क्या होगा, एक ट्रेड क्या होगा, डेवलप्ड हो जाएगा। तो ऐसे एवोल्यूशंस को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल एवोल्यूशंस के नाम से जाना जाता है। ओके, तो मीन्स व्हाट, दैट इज द पैरेलल एवोल्यूशन मीन्स व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ सिमिलर traits in related group of species ड्यू टू द सिमिलर रिक्वायरमेंट। सिमिलर रिक्वायरमेंट होने की वजह से सिमिलर ट्रेड्स का क्या हो, फॉर्मेशन हो, दो आपके जो ग्रुप ऑफ स्पीसीज हों उनमें, तो उसे आप पैरेलल एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है आपका स्पीसीज डिफरेंट है, लेकिन जैसे उनका जो ग्रुप है वो कॉमन है। ऐसा नहीं कि अब एक प्लांट और एक एनिमल हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो सेम कब होगी, जब वो बेसिकली रिलेटेड स्पीसीज होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि बैक्टीरिया दोनों ही हैं, लेकिन बैक्टीरिया की स्पीसीज क्या है, अलग है। एक बैसिलस मेगाटेरियम है, एक एंटरोबैक्टर क्लोएसी है, राइट, लेकिन है दोनों बैक्टीरिया। तो अगर उन दोनों बैक्टीरिया को कोई एक कॉमन न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, तो उनमें क्या होगा, एक सिमिलर ट्रेड्स का क्या होगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से वो ग्लूकोज को क्या करेंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे। तो उसको आप पैरेलल एवोल्यूशंस के नाम से जानते हैं। और इसके बाद आपका आता है दैट इज द क्वांटम एवोल्यूशन। तो क्वांटम एवोल्यूशंस को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, ये एक रैपिड काइंड ऑफ एवोल्यूशंस माना जाता है, जिसमें कि जो नंबर ऑफ न्यू जो टेक्सा होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में प्रोबेबली क्या होते हैं, बन जाते हैं। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। क्वांटम का मतलब होता है कि जहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो। सो क्वांटम एवोल्यूशन इज डिफाइंड एज व्हाट, दैट इज इट इज़ अ रैपिड एवोल्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ न्यू टेक्सा इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम। मतलब कम समय में
एक आपका नया ही एक टेक्सा कैटेगरी या रैंक का डेवलपमेंट हो जाए और जिसकी वजह से एक लार्ज एनवायरमेंटल या एक लार्ज स्केल पे चेंजेस दिखाई दे, आपको इवोल्यूशन दिखाई दे, तो उसको आप क्वांटम इवोल्यूशंस के नाम से जानते हैं। तो क्वांटम इवोल्यूशंस को सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो जैसे सपोज कीजिए पीसीआर है। पीसीआर आपका क्या करता है कि जो काम आपके सेल्स में हो रहा है वही काम पीसीआर भी कर रहा है, लेकिन पीसीआर आपका बहुत रैंडम मतलब एक शॉर्ट टाइम में बहुत ह्यूज अमाउंट में क्या करता है, डीएनए को बना सकता है। तो एक तरीके से क्वांटम यील्ड हो गई, वो बहुत ज़्यादा नंबर में दे रहा है। तो क्वांटम इवोल्यूशंस का मतलब यही हुआ कि एक शॉर्ट टाइम स्पैन में एक ऐसा मतलब कि फॉर्मेशन हो जाए, एक ऐसा डेवलपमेंट इवोल्यूशन हो जाए जिससे कि बेसिकली एक नया टेक्सा का ही क्या हो डेवलपमेंट हो जाए, नया टेक्सा ही क्या हो फॉर्म्ड हो जाए। और अगर एक नया टेक्सा अगर बन गया तो वहाँ पे बेसिकली क्या होगा, एनवायरमेंटल चेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब वो एनवायरमेंट में एक नया अपना स्पीसीज या ग्रुप बन सकता है, तो उसको आप क्वांटम इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो क्वांटम इवोल्यूशंस की सिंपली यही है कि जहाँ पर कम टाइम में एक नया स्पीसीज या एक नया टेक्सा ही जनरेट आपका हो जाए, तो उसको बेसिकली आप क्वांटम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है इवोल्यूशंस के टाइप में, दैट इज द को एवोल्यूशन। ओके। को एवोल्यूशंस का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म हैं या दो स्पीसीज हैं, सपोज कीजिए ए और दूसरा आपका क्या है, बी। अगर इस ए वाले में कुछ चेंजेस हो रहे हैं इवोल्यूशंस के लिए, वेरिएशंस के लिए, तो एक स्पीसीज के वेरिएशंस के वजह से दूसरा जो करस्पॉन्डिंग स्पीसीज है उसमें भी बेसिकली क्या हो, वेरिएशंस अगर आना शुरू हो जाए, तो उसको आप को एवोल्यूशंस के नाम से जानते हैं। जैसे प्रे और प्रेडेटर का रिलेशनशिप, शिकार और शिकारी का, होस्ट एंड पैरासाइट का रिलेशनशिप, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट का रिलेशनशिप। मतलब कि अगर जिस तरीके से होस्ट मेरे लिए चेंजेस आएगा, वैसे ही क्या करेगा पैरासाइट भी अपने आप को क्या करेगा, चेंज करेगा। अगर होस्ट का मार्फोलॉजी चेंज हो रही होगी तो इसको खाने पीने के लिए, इसको सर्वाइव करने के लिए भी क्या करेगा, चेंज करेगा। ऐसे ही आपका वही है प्री एंड प्रेडेटर्स का मतलब शिकार और शिकारी का रिलेशनशिप वैसे ही है। इस तरीके से आपका शिकारी जो मतलब शिकार जो होता है चेंज करता है या चालाक होता है, वैसे शिकारी और ज़्यादा चालाक हो जाता है, अपने आप को अडाप्ट कर लेता है कि छन को छिप करके या अपने सर पे जो है पत्ता लगा करके या फिर ऐसे कवर करके क्या करना है, उसको मारने की कोशिश करनी है। एंजाइम सबस्ट्रेट का भी वही हिसाब किताब है, जैसे जैसे आपका सबस्ट्रेट का साइज़ या एंजाइम जो अपना एक्टिव साइट रहता है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, उस शेप को चेंज करने की काम करता है। तो कोएवोल्यूशंस का मतलब होता है कि सहपाठी, कि एक आदमी का अगर भला हो रहा हो तो उसके भला होते हुए देख करके दूसरा आदमी भी भला करने का काम करना शुरू कर देता है। या एक आदमी अच्छे से स्टडी कर रहा होता है तो आपके इन्फ्लुएंस में आकर के अगर दूसरा वाला भी, जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, बड़े वाले बच्चे हैं, राइट। और आपको रात भर पढ़ते हुए देख करके अगर आपके छोटा भाई बहन या कोई भी है जो कि पढ़ाई करना शुरू कर दे, तो आप उसको बोल सकते हैं कि ये को इवॉल्व हुआ है, मतलब को का एग्जाम्पल है कि आपकी पढ़ाई का असर आपके छोटे सिस्टर या छोटे ब्रदर पे पड़ा है, जिसकी वजह से वो अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। सिमिलर एग्जांपल आप दे सकते हैं कि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग आदमी अगर कोई नशा पत्ती कर रहे हैं तो उनको देख करके छोटे घर के जो बच्चे होते हैं वो भी नशा करना शुरू करते हैं। देखिए अच्छा दादा जो इतना तेज़ से खींचते रहते हैं सिगरेट को या धुएँ को, उसमें क्या मिलता है। या पापा पान खा कर के आते हैं तो उनका मुँह देखते हैं पूरा लाल लाल रहता है, तो हम भी खा के देखेंगे कैसा आता है। तो अगर ऐसा भी होगा तो भी क्या है, कोई इवोल्यूशन, लेकिन वो नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव की अगर आप लोग बात करेंगे तो यही है कि आपको पढ़ता हुआ देख करके या आप खुद भी आप अपने किसी रिलेटिव को, अपने बड़े भाई को, बड़े चाचा जी को, किसी को भी जिनको कि आपने बचपन से देखा कि हाँ वो बहुत पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके अच्छे खासे पोस्ट पे चले गए, आपको उनसे इंस्पिरेशंस मिली और आप उनको देख करके आप भी अपने आप को एक अच्छे लाइन पे, लेंथ पे ले जाने की कोशिश करने लगे। तो ये एक एग्जाम्पल किसका, दैट इज द को एवोल्यूशन का। ठीक है। ओके। सो इस तरीके से पूरा आपका ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था, जो टाइप्स थे, विद एग्जांपल्स विद एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, कवर किया, जिसमें आपको इतने टाइप्स के एवोल्यूशन पढ़ाए गए, माइक्रो, मैक्रो, मेगा, प्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेसिव, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पैरेलल, क्वांटम एंड को।
तो इनके सबके डेफिनेशंस, इनके सबके एग्जांपल्स, इनके सबके कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाए गए हैं और इस वीडियो को अगर आप दोबारा देख लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सो अब हम लोग मूव करेंगे दूसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज़ द हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, जो कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करता है। तो पहले आपको ये समझना होगा कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है। ये प्रिंसिपल इस बात को बताने का दावा करता है कि किसी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक वेरिएशंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस रूल को अप्लाई करके या इनके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप इस चीज़ को जान सकते हैं कि बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म में जनरेशन टू जनरेशन आपके एवोल्यूशंस वेरिएशंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जिस किसी भी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस नहीं होगा उसको आप जेनेटिक इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। मतलब मान लीजिए कि ये आपकी प्रोजेनी है और सॉरी या ये पेरेंटल है और उनसे आपका क्या बना, न्यू जनरेशन बने हैं आपके। तो इनके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में और इनके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कोई वेरिएशन हुआ है या नहीं हुआ है, इसी चीज़ को देखने के लिए आप हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। इन्होंने कुछ टर्म्स और कंडीशंस दिए थे कि अगर उस टर्म्स एंड कंडीशंस को सारे रूल को फॉलो अगर करता है किसी भी स्पीसीज़ की प्रोजेनी, तो उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि यहाँ और यहाँ में, मतलब यहाँ और यहाँ में कोई भी वेरिएशंस नहीं है, सिमिलर हैं। तो ऐसे टाइम के कंडीशंस को आप जेनेटिक इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल आपको यही बताता है कि किसी भी स्पीसीज में जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनको पता करने के लिए आप इस प्रिंसिपल को या इस कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली इस बात को भी बताता है, ये क्या करता है कि जेनेटिक जो स्ट्रक्चर्स हैं नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशंस को, तो उनके बारे में क्या करता है, बताता है, जिसको क्या आप हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। एललिक फ्रीक्वेंसीज का मतलब समझते हैं आप लोग। एललिक फ्रीक्वेंसी के बारे में जो कि जिन ऑर्गेनिज्म में आपका एवोल्यूशंस नहीं हो पा रहा, मतलब ऐसे पॉपुलेशन जिनमें कि आपका एवोल्यूशंस नहीं हो रहा है, उनके एललिक फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या करता है, बताता है ये कि अगर किसी पॉपुलेशंस में जेनेटिक इक्विलिब्रियम अगर बनी हुई है तो इसका मतलब हुआ कि उनकी एललिक फ्रीक्वेंसी क्या है, स्टेबल है। ओके, मतलब कि स्टेबल का मतलब होता है रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म, मतलब पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में, किसी भी पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म में अगर जनरेशन टू जनरेशन उनकी एललिक फ्रीक्वेंसी क्या है, स्टेबल है, कांस्टेंट है, तो इस बात का प्रूफ है कि वहाँ पे कोई भी वेरिएशंस नहीं हो रहे हैं और उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम के कंडीशंस पे है। इसी चीज़ को बताने के लिए हार्डी वेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल को प्रपोज्ड किया, जिसको कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल या जेनेटिक इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप सिंपल भाषा में कैसे समझ सकते हैं कि व्हाट इज द हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, दैट इज व्हाट हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल इज, व्हाट दैट इज अबाउट द जेनेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशंस। ऐसे पॉपुलेशंस को आप क्या बोलते हैं, हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशंस या इक्विलिब्रियम पॉपुलेशंस। The allelic frequency in non-evolving populations are stable and remain constant from generation to generation. ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे पॉपुलेशंस के ऑर्गेनिज्म जिनमें कोई वेरिएशंस नहीं हो रहा है, जिनका जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या है, इक्विलिब्रियम के कंडीशंस पे हैं, उनकी एललिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है और उसमें कोई भी वेरिएशंस आपके नहीं आते हैं। ओके, उन्होंने बताया था कि न्यू स्पीसीज का ओरिजिन सिर्फ तभी हो सकता है जब वहाँ पे क्या हो रहा हो, इंटरेक्शंस हो रहा हो, मतलब कि दो जीन के बीच में इंटरेक्शंस हो रहा हो और उनके इंटरेक्शंस की वजह से क्या हो रहा हो, जेनेटिक वेरिएशंस आ रहे हो और नेचुरल सिलेक्शंस हो रहा हो, मतलब इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस है वो भी हो रहा हो। यही तो मतलब यही कंडीशंस होंगी जो कि वहाँ पे क्या करेगा, न्यू स्पीसीज को फॉर्म करेगा। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज अकर्स ड्यू टू द
इंटरेक्शंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस एंड नेचुरल सिलेक्शंस। जेनेटिक वेरिएशंस और नेचुरल सिलेक्शन ये दोनों ही फैक्टर हैं जो कि किसी भी पॉपुलेशन में न्यू स्पीसीज को बनाने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिर्फ एक कोई फैक्टर आपका स्पीसीज को नहीं बना सकता है। मतलब कभी कभी ये पूछा जाता है कि जेनेट स्पीसीज को बनाने के लिए क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ओनली नेचुरल सिलेक्शंस या ओनली जेनेटिक वेरिएशंस या बोथ या नन ऑफ दीज। तो आप याद रखिएगा कि दोनों ही फैक्टर क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं जेनेटिक स्पीसीज को वेरी करने के लिए, जिससे कि नया स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो जेनेटिक इक्विलिब्रियम ऑपरेट होगी किस कंडीशंस में, उन्होंने कुछ सर्टेन कंडीशंस दिया था। ओके, और तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, इस चीज़ को बताने के लिए आपने हार्डी वेरमिल प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा। और हार्डी वेरमिल प्रिंसिपल आपको यही बताता है कि किसी में किसी भी स्पीसीज में एवोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ को आप इससे बता सकते हैं। जेनेटिक इक्विलिब्रियम विल ऑपरेट अंडर द सर्टेन कंडीशन, मतलब कि क्या क्या वो सर्ट कंडीशंस है जिस कंडीशंस में आपका जेनेटिक इक्विलिब्रियम बना रह सकता है। मतलब इस कंडीशंस के अलावा अगर कोई कंडीशंस होगी तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे नहीं है, और आप उसको बता सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे आपका एवोल्यूशन हो रहा है। सो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कंडीशन फॉर जेनेटिक इक्विलिब्रियम। कंडीशन फॉर जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो कुछ सर्टेन कंडीशंस उन्होंने दिया था। नंबर पहला कंडीशन क्या था, व्हाट इज द कि पॉपुलेशन इज स्टेबल थ्रू आउट द ईयर। पॉपुलेशन क्या होगी, स्टेबल होगी। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या दिया था, देयर इज नो ई माइग्रेशन और ई माइग्रेशन। इसका मतलब होता है कि बाहर से अंदर की तरफ आना, मतलब कि सपोज कोई एक स्पीसीज है जो कि समंदर में रह रही है, समंदर से कहाँ पे चली आए, लैंड की तरफ चली आए, मतलब अपने आवास से कहीं अंदर की तरफ चली आए, तो उसे बोलते हैं ई माइग्रेशन। और इमिग्रेशन का मतलब होता है बाहर तरफ जाना, मतलब अपने आवास को छोड़कर कहीं और चले जाना, तो उसको आप बोलते हैं इमिग्रेशन। तो दोनों तरीके का होना, मतलब कि ना तो कोई बाहर से अंदर तरफ आ रहा हो, ना तो अपना स्पीसीज छोड़कर कहीं बाहर जा रहा हो। ये दोनों कंडीशंस आपके दिए थे उन्होंने। ये सारे जो कंडीशंस मैं आपको लिख रहा हूँ जेनेटिक इक्विलिब्रियम के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे इमिग्रेशंस या इमिग्रेशंस नहीं होना चाहिए, मतलब नो इमिग्रेशंस या इमिग्रेशन, पॉपुलेशन स्टेबल होना चाहिए। और साइज जो होना चाहिए पॉपुलेशन का वो क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। साइज ऑफ पॉपुलेशन शुड बी लार्ज। इज लार्ज, मतलब छोटे पॉपुलेशंस पे ये काम आप नहीं देख पाएंगे कि वहाँ पे वेरिएशन जल्दी दिखाई आपको दे जाता है। इसके बाद नो म्यूटेशंस या म्यूटेशंस को आप नेग्लिजिबल बोल सकते हैं कि म्यूटेशंस आर नेग्लिजिबल, या तो एकदम ही ना हो, और अगर हो भी तो एकदम नेग्लिजिबल हो, मतलब कि ना के बराबर हो, उतना हो जिनसे कि कोई वेरिएशंस कॉज ना हो सके। राइट, हाँ। और इसके बाद अगला जो कंडीशन उन्होंने दिया था, सेक्स रेशियो को दिया था। सेक्स रेशियो इज यूनाइट एंड मीटिंग इज रैंडम। मीटिंग इज, तो पहले इन पांचों पॉइंट को आप समझ लीजिए कि इस पांचों पॉइंट का मतलब क्या है। उन्होंने बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशंस को आप कैसे जानेंगे उसके लिए उन्होंने पॉइंट दिया था। तो कंडीशंस फॉर जेनेटिक इक्विलिब्रियम, या कह सकते हैं कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम विल ऑपरेट अंडर द सर्टेन कंडीशंस, मतलब कि ये वाले जो कंडीशंस आपको दिए जा रहे हैं इसी कंडीशंस में वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे रहेगा। इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर आपका चेंज होगा तो बेसिकली आप ये बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि वहाँ पे भैया जेनेटिक इक्विलिब्रियम नहीं है, मतलब वहाँ पे वेरिएशंस हुआ है। ये क्वेश्चंस आपसे मैं पेन चेंज कर देता हूँ और आपको लिख देता हूँ कि कहाँ पे पूछा गया है।
यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स में जूलॉजी के पेपर में पूछा गया था। ठीक है। और यही ऑप्शंस आपको दिए थे कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू द हार्डी वेनबर्ग रूल या हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, जेनेटिक इक्विलिब्रियम के लिए कौन कौन से कंडीशंस या इनमें से कौन सा कंडीशंस नहीं है। तो क्या क्या है पहले आप देख लीजिए। पॉपुलेशंस स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल का मतलब होता है थ्रू आउट द ईयर, कि मतलब वहाँ पे कोई भी वेरिएबिलिटी आपको पॉपुलेशंस में दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर वेरिएबिलिटी आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशंस में नहीं है। उस पॉपुलेशंस में पर्टिकुलर जिसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ना तो उस पॉपुलेशंस का कोई मेंबर अपने कम्युनिटी से, अपने ग्रुप से कहीं बाहर जाएगा, ना ही बाहर का कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या करेगा उस कम्युनिटी में, पॉपुलेशंस में एंट्री करेगा। नो मतलब कि नो इमिग्रेशंस या नो इमाइग्रेशंस, राइट। साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लार्ज, मतलब जो पॉपुलेशन जिसको आप कंसिडर कर रहे हैं, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी साइज बहुत बड़ी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 4-6 लोगों को आप लेकर के देख रहे हैं, 4-6 लोगों पे आप इसको एस्टिमेट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और उस पूरे स्पीसीज में कोई भी म्यूटेशंस आपका दिखाई नहीं देना चाहिए, और मतलब ना हो, या तो अगर हो तो ना के बराबर हो, मतलब कि वो उतना ना हो कि वेरिएशंस को कॉज कर सके। और जो सेक्स रेशियो हो वो बेसिकली यूनाइट हो, मतलब कि मतलब बना हुआ रहे। अगर 1:1 का रेशियो तो 1:1 का रेशियो हो, 1:5 का तो 1:5 का रेशियो, इस तरीके से होना चाहिए। और मीटिंग जो हो रैंडम हो, मतलब ऐसा ना हो कि हाँ स्पेसिफिक लोगों के साथ में वो चीज़ें हों। तो ये आपके कंडीशंस हैं। इसी कंडीशंस में ही सिर्फ जेनेटिक वेरिएशन क्या करेगी, इक्विलिब्रियम क्या करेगी, कॉज करेगी, मतलब ऑपरेट होगी। अगर इनमें से कोई भी, जैसे सपोज म्यूटेशंस अगर हो जाएगा तो वेरिएशंस होगी, मतलब वहाँ पे जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाएगा। अगर कोई स्पीसीज अपने पॉपुलेशन को छोड़ कहीं बाहर चला गया, या कहीं बाहर कोई अगर अंदर आ गया, तो भी क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाएगा। पॉपुलेशन की जो साइज है वो स्टेबल नहीं रह पाएगी, स्टेबल नहीं रहेगा, तो भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस को देख करके आपको बताया जाता, आप बता सकते हैं कि हाँ उसमें स्टेबिलिटी है, या मतलब उसमें इक्विलिब्रियम है या नहीं है। इसके बाद इनका जो मेन जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने दो एलिल्स को क्या किया था, कंसिडर किया था। टू एलिल्स, दैट इज पी। हाँ। हाँ, तो इस यही तो आपको बताया जाता है कि ये जैसे वेरिएशंस हमेशा हो रहे हैं। मतलब उन्होंने इस चीज़ को दावा बताया था कि अगर कोई भी स्पीसीज में वेरिएशंस अगर नहीं हो रहा, तो आप उसे कैसे पता करेंगे। तो यही पॉइंट उन्होंने दिया था। तो ये तो क्लियर है कि सभी वेरिएशंस हो रहा है, तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन हमको दिखाई दे रही है, इन सब पे कहीं पे भी आपका हार्डी वेनबर्ग का इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल काम नहीं करता। हाँ, सिंपल सी बात है। सो उन्होंने बताया कि टू एलिमेंट्स दैट इज पी एंड क्यू सम अप टू फॉर्म 100%, इनका बराबर क्या होगा, 100% होगा। इसके लिए फॉर्मूला दिया गया था, दैट इज पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, या आप इसको और भी फॉर्म में लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूले पर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ओके। तो यहाँ पे पी एंड क्यू क्या है, कैसे आप इसको निकालेंगे, थोड़ा सा इसके एक न्यूमेरिकल करके हम लोग देखेंगे। तो पहले तो आप इनके बारे में यहाँ पे देख लीजिए कि पी क्या है। पी क्या है भैया, डोमिनेंट है। क्यू क्या है, रिसेसिव। क्यू मैंने जो बड़ा लिखा हुआ है इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे पी एंड क्यू, ताकि आपको कैपिटल और स्मॉल का जो कॉन्सेप्ट है रिसेसिव और डोमिनेंट के लिए समझ में आता रहे। और क्यू क्यू क्या है, रिसेसिव है। और पी एंड क्यू क्या है, हेट्रोजाइगस है। तो पी आपका, थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट है। पी बराबर, क्यू बराबर क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है।
और पी क्यू बराबर क्या है, हेट्रोजाइगस आपका है। ओके, यही इनका क्या है कॉन्सेप्ट है। इन्होंने बताया था कि दो जो एलिस हैं उनका अगर सम अप आप करेंगे तो उनकी वैल्यू होती है 100%, मतलब वन आ जाता है। तो मतलब पी प्लस क्यू बराबर आप देखेंगे तो उसको आप क्या बोले बताएंगे, वन बताएंगे, या पी प्लस क्यू का स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, वन होती है। तो इससे आप कैसे क्या चीज़ समझते हैं, इससे आप क्या चीज़ निकाल सकते हैं, आप यहाँ पे समझिए कि मान लीजिए कि कोई एक रिसेसिव ट्रेड्स है जो कि रिप्रेजेंट करता है 16% ऑफ द सैंपल पॉपुलेशन। तो ये मैं पॉइंट में रफ कर दूं यहाँ पे। ओके, बाकी लोग चले गए हैं क्या, हाँ, सिद्धार्थ। कोई है क्या, आकांक्षा, अवनीत, अमित और अच्छा ओके, असली सी एस आई आर के एक्सपीरियंस आप ही लोग हैं, बड़ा डेडिकेशन है आप लोगों में। बाकी तो सब हवा के झोंके हैं, मन करेगा 4 दिन तो पढ़ेंगे नहीं मन करेगा तो 10 दिन गायब हो जाएंगे। चलिए। हाँ? मालूम नहीं कौन किस प्रॉब्लम से फंसा हुआ है, कुछ कहना भी सही नहीं है है ना। एक्चुअली 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 ये जो टाइम है ना बड़ा ही मतलब क्या कह सकते हैं कि वैसा है ना कि किसी के रिलेटिव में तो किसी के खुद के यहाँ, किसी के किसी भाई का, किसी के बहन का कुछ न कुछ पड़ा ही रहता है। और अगर पड़ गया तो फिर आप 6 दिन 4 दिन जाएंगे, है ना, मतलब उसमें फिर नहीं बन पाता है। चलिए, प्रॉब्लम आपके साथ में ये एक यहाँ पे दे रखा है कि सपोज अ रिसेसिव ट्रेट्स इज प्रेजेंटेड प्रेजेंट्स इट्स 16%, रिसेसिव ट्रेट्स बराबर 16% of the sample. Okay, so what will be the genetic constituents of that sample, कि उस सैंपल का क्या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगा, कितने कितने परसेंट में क्या वैल्यू उनकी आएगी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक पॉइंट दे रखा है रिसेसिव ट्रेट्स। तो आपने देखा था कि पी प्लस क्यू में जो रिसेसिव हो क्या है आपका क्यू है, ये क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है, राइट। तो आप यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आपको यहाँ पे दे रखा है पी प्लस क्यू का मतलब। तो ये जो 16% आपको दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी 16। तो अगर आप उसको देखेंगे तो 16 अगर आपका 100 में से है तो ये परसेंट में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16%, राइट। हाँ, और अगर आप इसको क्यू की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज द 4। ओके, आएगा ना, ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो जाएगी। निकाल सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि सपोज ये जो आपका 100 वैल्यू आप लेके चल रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूले में आपको यहाँ पे वन दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ना वन ये। तो अगर आप इसको वन कंसिडर करके चलेंगे तो ये जो 16 आपने लिखा हुआ है इसकी वैल्यू वन के रेफरेंस में कितनी हो जाएगी, 0.16, वेरी गुड। और ये क्यू की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, 0.04 हो जाएगी। तो ज़रा मुझे ये बताइए कि ये जो आपकी वैल्यू है 1.6, 0.16 का, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, क्यू स्क्वायर का, है ना। तो ऐसे ही अब पी पी स्क्वायर का कितना हो जाएगा और पी प्लस क्यू का कितना हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला के पास क्या है, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन, है ना। तो पी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, वन माइनस क्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। वन है, माइनस क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 0.16 दे रखी है, नहीं 0.4, 0 है।
कितना आ रहा है? ओके, तो अगर उसकी वैल्यू आ गई तो फिर बाकी पी क्यू का मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। पी की वैल्यू आई है 0.96 और 0.04, तो टोटल हो गया 1। ओके, और अगर आप इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे तो कैसे निकालेंगे? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाले में। अच्छा, पहले ये बताइए कि अगर ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू 0.016 है ना, तो क्यू की वैल्यू 0.4 होना चाहिए ना। क्यू स्क्वायर की वैल्यू 0.16 लिखा है, तो इसको आप क्यू को क्या लिख सकते हैं कि अंडर रूट, अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या बराबर, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन 0.1। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, 0.4 आना चाहिए ना भाई। हाँ, तो 0.4 वो हो जाएगा, तो अगर आप उसे निकालेंगे तो 0.6 आएगी पी की वैल्यू, है ना। तभी तो गड़बड़ा रहा है। देखिए इसको फिर से। क्यू स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है 16 या 0.16 लिख सकते हैं आपको एक एक के अकॉर्डिंग। तो अगर आप इसको क्यू बराबर लिखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 0.16, या इसको आप लिख सकते हैं 0.4 लिखेंगे। तो इस फार्मूले में आप रखेंगे पी प्लस क्यू बराबर 1 में, तो क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू 1 - क्यू, है ना। तो 1 - 0.4 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.6। अब इस वैल्यू को आप रखिए इस वाले फॉर्मूले में, कौन से, इस वाले में। तो रखिए जरा, पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। तो भैया मेरे पी की वैल्यू कितनी है, इतना है, तो 0.6 इंटू 0.6 हो जाएगा, प्लस 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 2 इंटू पी का मतलब 0.6 इंटू क्यू का मतलब 0.4, प्लस 0.4 इंटू 0.4, यही ना। ये वाली पूरी वैल्यू हो गई पी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हो गई 2 पी क्यू, और ये वाली वैल्यू हो गई आपकी क्यू स्क्वायर। हुआ कि नहीं, है ना। तो आप इसमें देखिए कि ये इतना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0.36, है ना। 0.3 को अगर आप 1 के हिसाब से लिखेंगे तो 36% लिख सकते हैं। तो 36% क्या हो गया भैया, होमोजाइगस डोमिनेंट, क्या हो गया, 4 चौके 16, मतलब कि 0.16 को आप लिख सकते हैं 16%। ये क्या हो गया, होमोजाइगस रिसेसिव, क्या हो गया, होमोजाइगस रिसेसिव, हुआ ना। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौके 24, 24 × 48, मतलब कि 48%। थोड़ा घोंच पोच ज़्यादा हो गया है। हाँ, तब देखिए यहाँ पे साफ साफ। सो पी की वैल्यू है बराबर आपका क्या, दैट इज द 0.36 बराबर 36%। ये आपका क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट। और Q की वैल्यू क्या है, 0.16 बराबर 16%। ये क्या होगा आपका, होमोजाइगस रिसेसिव। और पी क्यू की वैल्यू, द 2 पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज द कितना, 48 ना, 0.48 बराबर 48%।
ये हो जाएगा हेटेरोजाइगस। तो आप इस सवाल से, जिसमें आपको दे रखा था कि 16% पूरे सैंपल का वो रिसेसिव है, उस पूरे सैंपल का कंस्टिट्यूएंट्स क्या होगा, तो आपको बताना है कि 36% उसमें से क्या होंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे, 16% क्या होंगे, होमोजाइगस रिसेसिव होंगे, जो कि सवाल में दिया दिया हुआ था, और आपका 18% क्या होगा, सॉरी 48% क्या होंगे आपके, ये होंगे। ओके। हम्म। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आपको दे करके, जैसे मैंने आपको तो एग्जांपल ये कराया रिसेसिव का दे करके, आपको डोमिनेंट दे करके भी पूछ सकता है। तो आप ये याद रखिएगा, फॉर्मूला यहाँ पे, दैट इज द पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, एंड पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये याद रखिएगा, बराबर 1। जहाँ पे ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस, सॉरी ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ये हेट्रोजाइगस है ना। तो बताइए, हार्डी वेनबर प्रिंसिपल में अभी कहाँ कुछ दिक्कत है क्या, उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, उसका न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ये समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये आपको एग्जाम में सवाल देकर के जाएगा सब कुछ। आ, आकांक्षा, कल आप पूछ रही थी इसके बारे में कि सर ये मैंने पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आता, अभी आप बताइए कि क्या कंडीशन है। अच्छा, समझ में आया। ये जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया था सिद्धार्थ, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। हाँ। आप अभी ये जो कॉन्सेप्ट आपको, हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने देखिए मैंने क्या कहा कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अप्लाई करके लगाएंगे तो आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाना चाहिए, और अगर आप समझेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। ऐसा कुछ देखिए, कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है जो कि आपको यहाँ पे दिया गया, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर या पी प्लस क्यू इक्वल टू 1, ये जो रूल है यही सब पे फॉलो होता है। अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि क्या डिमांड करता है, और उसके लिए देखिए थ्योरेटिकल पोर्शन से सवाल आएगा तो आपको पांचों पॉइंट ध्यान रखना होगा, न्यूमेरिकल्स आएगा तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको कैसे उसको निकालना है। अरे पी प्लस क्यू का फार्मूला सिर्फ तभी लगेगा जब आपको कोई एक वैल्यू दिया होगा, दूसरा कोई निकालना होगा, और आपका पी प्लस क्यू का जो होल स्क्वायर है वो तब लगाएंगे जब आपको उसके लिए परसेंटेज निकालना होगा सारे एलिमेंट का। जैसे देखिए यहाँ पी प्लस क्यू वाले से सिर्फ आपको दो वैल्यू पता चलेगी, कहाँ गया ये, इस वाली जैसे न्यूमेरिकल में आपको एक कोई वैल्यू दिया रहेगा, चाहे पी दिया रहेगा चाहे क्यू दिया रहेगा, तो इस एक से दूसरे को निकालने के लिए ये फार्मूला निकालेंगे, जब आपका दोनों निकल जाएगा तो ये वाला निकालने के लिए, दोनों की मल्टीप्लाई वाली निकालने के लिए आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। यही इसका सीक्वेंस होता है। वो दोनों जो वैल्यू, हाँ, मतलब न्यूमेरिकल में आपको चाहे डोमिनेंट का दिया रहेगा, चाहे हेट्रोजाइगस का दिया रहेगा, चाहे होमोजाइगस का दिया रहेगा, किसी का भी एक का दिया रहेगा, तो दूसरे वाले को निकालने के पी प्लस क्यू लगाएंगे, और जब निकल जाएगा तो आप वहाँ पे स्क्वायर का लगा देंगे, मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला है वो। तो जहाँ पे पी क्या है आपका डोमिनेंट जीन है, और क्यू क्या है आपका रिसेसिव जीन है, और बाकी 2p q क्या है आपके हेट्रोजाइगस है। ठीक है। हाँ, अब आगे बताइए, पढ़ना है या फिर कल की क्लास किया जाए, गर्मी बहुत है। हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है और गला बहुत तेज़ सूख रहा है, और आप इस पे थोड़ा-सा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स आपको आज दे दिए गए हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका हार्डी वेनबर प्रिंसिपल था, और होपफुली इस पे आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 1-2 प्रॉब्लम आप और उस पे करिएगा, और अगर नहीं अगर उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्पीशीज़ के कॉन्सेप्ट को लेकर के, और इनके सब के बारे में। बाकी आपको इकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको पढ़ना है। बहुत सारे चीज़ें, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन से आपको 4-5 थ्योरी पढ़नी है।
तो इवोल्यूशन में छोटा भी एक्चुअली एक दिन में पूरे यूनिट को समराइज़ करना बहुत मतलब टीडियस है क्योंकि सारे टॉपिक ना मतलब ऐसे हैं जो कि अब ये सोचिए कि आपको इवोल्यूशन में सिर्फ़ मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो चीज़ एकदम इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको ऐसा भी तो नहीं है ना कि एक लाइन आपको बता के से निकल जाएँगे, समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, है ना? तो जबकि सोचिए यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं है और उनका टाइम आपका बच रहा है तब पर भी ये समय लग रही हैं। हुँ, अब ऐसा नहीं है ना कि लूसेंट की तरह वन लाइनर सिर्फ़ देख रहे हैं इसमें ना कोई आपको फिगर डाला है मैंने, ना कोई इसमें मतलब मटेरियल लिखा है, फिर भी सिर्फ़ हेडिंग्स लिखे हुए हैं, उनको समझाने में समय तो जाएगा थोड़ा बहुत। कोई नहीं, कल आपका इवोल्यूशन वाला जो दोनों टॉपिक्स अभी आपको आगे दिख रहे थे, वो सब खत्म हो जाएँगे। थोड़ा गर्मी का भी हाँ, थोड़ा गर्मी का भी असर बहुत ज़्यादा है। चलिए फिर, कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं।